आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन इन न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी किस तरह से कंजर्व रहती है, मतलब कि कोई भी अगर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन होना ज़रूरी है। मतलब अगर नहीं होती न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी कंजर्व तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको समझने के लिए किस तरह से न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी कंजर्व रहती है। एक एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं। लेट्स से कि एक पार्टिकल एक्स है और वो हिट कराया गया कैपिटल एक्स पार्टिकल से। ठीक है, रिएक्शन करता है एंड जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, हमारा एक डॉटर न्यूक्लियर बन रहा है y प्लस एक स्मॉल y निकल रहा है। ठीक है, पार्टिकल एंड देन कुछ एनर्जी है। अब ये एनर्जी जो Q है, Q क्या है, Q वैल्यू होती है इस रिएक्शन की, Q वैल्यू है। तो ये एनर्जी या तो एमिट हो रही है मतलब रिलीज हो रही है, या तो इसमें क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी। दोनों पॉसिबिलिटी। अगर Q की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अगर नेगेटिव होगी तो क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे पास एक रिएक्शन हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो पार्टिकल हैं, अगर एक एग्जाम्पल लें यहाँ पर कोई रिएक्शन का। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम है जो इस तरह से, जो कि प्रोटॉन है। ठीक है, और वो रिएक्शन कर रहा है लिथियम के साथ। लिथियम के साथ मतलब लिथियम न्यूक्लियाई के साथ हम यहाँ पर क्या कंसिडर कर रहे हैं, लिथियम न्यूक्लियाई ले रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, वो दो हीलियम न्यूक्लियाई बना रहे हैं। ठीक है, 4 2 प्लस 4He2। अब ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या है, हाइड्रोजन जो है और लिथियम जो है, इन सब जो पार्टिकल हमारे पास हैं आउटगोइंग चैनल और इनिशियल चैनल में, दोनों में अगर देखें तो जो पार्टिकल है हाइड्रोजन एटम है, इसके पास दो तरह की एनर्जी है। पहली तो इसके पास रेस्ट मास एनर्जी है, रेस्ट मास एनर्जी इसको बोलते हैं। ठीक है, रेस्ट मास एनर्जी क्या होती है, जिसको हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू mc², मास इंटू वेलोसिटी ऑफ जो लाइट होती है स्क्वायर के प्रोडक्ट के इक्वल होगी इसकी रेस्ट मास एनर्जी। दूसरी एनर्जी इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि अगर ये मूव कर रहा है लिथियम पर हिट कर रहा है तो इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो दूसरी इसके पास एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, जो कि आएगी ½ mv² के इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से इसके पास दो तरह की एनर्जी है। तो सभी पार्टिकल्स के पास ये दो तरह की एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होंगी। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं यहाँ पर, अगर इनको एनर्जी के फॉर्म में इनको लिखें इक्वेशन को, तो यहाँ पर आ जाएगा इनके रेस्ट मास एनर्जी के साथ अगर लिखें तो जो फर्स्ट वाली रिएक्शन देख सकते हैं, ये फर्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास, इस रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर इसका मास mx हो, स्मॉल x हो, mx इंटू आ जाएगा c² प्लस हो जाएगा, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। ठीक है, x की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये होगी ½ mx इंटू c²। ठीक है, यह काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ kx हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इस फॉर्म में ना लिख लें, इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट k एनर्जी ऑफ k, काइनेटिक एनर्जी ऑफ x। ठीक है, एंड प्लस आ जाएगा कैपिटल x की काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी, जो कि हो जाएगा कैपिटल M या स्मॉल m इंटू कैपिटल x कर सकते हैं, और इंटू आ जाएगा c² प्लस हो जाएगा k इंटू x के। ठीक है, और ये इक्वल होगा इसी तरह से आउटगोइंग चैनल में जो एनर्जी है हमारे पास, जो पार्टिकल है उनकी एनर्जी y है, तो हो जाएगा m ऑफ y इंटू c² प्लस आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैपिटल Y। ठीक है, एंड प्लस में आएगा m ऑफ स्मॉल y इंटू c² प्लस आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल y। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे पास जो दोनों तरफ हम देख सकते हैं, क्योंकि ये तो एनर्जी है तो उसको हम लिखेंगे नहीं। यहाँ पर हम पार्टिकल्स की बात करें तो पार्टिकल की एनर्जी हमने इस तरह से काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी के फॉर्म में लिख दी। अब यहाँ पर अगर इस इक्वेशन की Q वैल्यू निकालें तो Q वैल्यू क्या होगी इस इक्वेशन की। ठीक है, Q वैल्यू पता करते हैं। Q वैल्यू से हमें पता चल जाएगा इस रिएक्शन के नेचर के बारे में, रिएक्शन में क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, दोनों हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो Q वैल्यू होगा, Q इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ y कैपिटल Y प्लस हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल y माइनस हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल x। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो कैपिटल X है वो क्या है, रेस्ट पे है।
ठीक है, कैपिटल एक्स को हम अगर रेस्ट पे मान लेते हैं तो जो एनर्जी होगी हमारी इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, एक पार्टिकल को हम रेस्ट पे मान लेते हैं, इनिशियल वो रेस्ट पे था, तो अगर यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करें तो यह आ जाएगा हमारे पास फाइनली यहाँ से एम एक्स प्लस हो जाएगा एम कैपिटल एक्स माइनस हो जाएगा एम कैपिटल वाई और माइनस हो जाएगा एम स्मॉल वाई के। ठीक है, तो जब रेस्ट पे था ये पार्टिकल हमारा, देख सकते हैं, तो ये जो एनर्जी होगी ये क्या होगी, ये हो जाएगी ज़ीरो। ठीक है, इसलिए हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास आ गया एम एक्स प्लस एम एक्स माइनस इतना और इनटू में आ जाएगा इसके सी स्क्वायर के। ठीक है, क्योंकि सी स्क्वायर भी सबके साथ में, तो सी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वैल्यू जो हमारी आ रही है वो आ रही है एम एक्स प्लस एम एक्स, ठीक है, माइनस एम कैपिटल वाई माइनस एम स्मॉल वाई। अब इसकी यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तीन पॉसिबिलिटीज़ में से दो ही पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बची हैं, क्योंकि जो क्यू इक्वल्स टू अगर ज़ीरो की हम बात करें तो क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। ठीक है, कोई मतलब नहीं बन रहा है, क्योंकि रिएक्शन हमारी हो चुकी है, और रिएक्शन हो चुकी है मतलब क्यू इक्वल्स टू जीरो यहाँ पर नहीं है। अगर क्यू इक्वल्स टू जीरो है मतलब हमारी जो स्कैटरिंग हो रही है वो इलास्टिक स्कैटरिंग होगी, और इलास्टिक स्कैटरिंग जब होगी तो हमारे पास कोई भी कंपाउंड न्यूक्लियस या आउटगोइंग चैनल में कोई भी पार्टिकल नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्योंकि देख सकते हैं कि क्यू इक्वल्स टू जीरो नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास हम देख सकते हैं लिथियम और हाइड्रोजन थे पहले, और वो रिएक्शन करके बना रहे हैं हीलियम, और मतलब दो हीलियम के न्यूक्लियाई बना रहे हैं। ठीक है, 2H4, तो इसलिए क्यू इक्वल्स टू जीरो यहाँ पर हम कंसिडर नहीं करेंगे। हमारे पास सिर्फ दो पॉसिबल वैल्यूज बचती हैं क्यू वैल्यू की, वो कौन कौन है, क्यू या ग्रेटर देन होगा जीरो से, या हो सकता है कि क्यू जो है लेस देन हो जीरो से। अब क्यू ग्रेटर देन जीरो से है मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी, अगर क्यू की अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो मतलब क्या है, ये होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और अगर एनर्जी लग रही है, एनर्जी हमें चाहिए होगी न्यूक्लियर रिएक्शन को इनिशिएट कराने के लिए, अगर एनर्जी हमें देनी पड़ रही है तो वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर हैं, या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो जो हमारा रेस्ट मास एनर्जी है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कन्वर्ट होकर वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी की यहाँ पर बात करें तो हम बोल सकते हैं जो के वाई और प्लस के वाई है, ठीक है, वो ग्रेटर देन है के स्मॉल एक्स से। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं, या हाँ हाँ, तो ये बोल सकते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें तो इसका मतलब हो रहा है कि जो इनकी रेस्ट मास एनर्जी थी वाई और कैपिटल वाई की, ठीक है, वो जो है कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो गई है, काइनेटिक एनर्जी में, और इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी है आउटगोइंग चैनल का वो ग्रेटर देन है इस इनिशियल चैनल के काइनेटिक एनर्जी से। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर के वाई और प्लस के कैपिटल वाई के जो काइनेटिक एनर्जी है ये क्या है, लेस देन हो गई है के एक्स से। ठीक है, तो अगर इस तरह हो रहा है मतलब कि उनकी जो है काइनेटिक एनर्जी घट रही है, अगर कम हो रही है मतलब काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होके मास में चेंज हो गया है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्ट होके किस में हो गया, रेस्ट मास में चेंज हो गया है, रेस्ट मास में कन्वर्ट हो गया। अब रेस्ट मास में जब कन्वर्ट हो गया मतलब उनकी रेस्ट मास एनर्जी तो बढ़ गई है लेकिन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर गई। तो अगर ये होता है तो इसमें क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी पड़ती है इनिशिएट कराने के लिए रिएक्शन को। अब अगर हमें इनिशिएट करने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ रही है, जो देनी पड़ रही है रिएक्शन को, न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने के लिए, उस एनर्जी को हम बोलते हैं इस तरह की जो एनर्जी हम जो सप्लाई कर रहे हैं, वो जो सप्लाई करने वाली रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी हम कब देते हैं, जब क्यू की वैल्यू क्या हो, लेस देन हो जीरो से। ठीक है, तो हम प्रोवाइड कराते हैं, कुछ एनर्जी सप्लाई करते हैं जो पार्टिकल होते हैं। ठीक है, इनिशियली उनमें कुछ एनर्जी देते हैं जिसकी वजह से हमारी जो रिएक्शन है वो पॉसिबल होती है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी हम देख सकते हैं क्या होती है, मिनिमम एनर्जी होती है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम बोल सकते हैं मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है,
न्यूक्लियर रिएक्शन को इनिशिएट कराने के लिए जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ रही है वही क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। अब अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम कैलकुलेट करना हो इस इक्वेशन के लिए कि क्या होगी, ठीक है, जो ये इक्वेशन हो रही है हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, इसकी अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी को हमें देखना है कि कितनी होगी, तो वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से मान लेते हैं, अगर देखें तो जो एनर्जी होगी क्यू वैल्यू, इसको हम मान लेते हैं क्योंकि ये क्या आ रही है, ये पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव है, और ये क्या है, निगेटिव है। निगेटिव क्यू वैल्यू मतलब क्यू को हम अगर मार ले लें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू आएगी, ठीक है, कोई भी वैल्यू मतलब लेट्स से कि जो वैल्यू आ रही है कुछ भी हो सकती है। तो अगर हम मॉड उसका ले लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगी, उसकी क्वांटिटी मिल जाएगी। नेगेटिव मतलब ये बता रहा है कि वो क्या है, एनर्जी लग रही है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो हम उसकी जो अमाउंट है एनर्जी के, जो मैग्नीट्यूड है, हम कैसे निकाल सकते हैं उसका मॉड लेके। तो मॉड अगर लेते हैं क्यू का तो हमें मिल जाएगी कितनी एनर्जी उसको देनी पड़ रही है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ से हम मान सकते हैं, अब जो हमारी रिएक्शन थी हम अगेन वो रिएक्शन फिर लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास एक्स था जो कैपिटल एक्स से रिएक्शन करके बना रहा था कैपिटल वाई प्लस स्मॉल वाई यहाँ पर बन रहा था, और प्लस एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है तो माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको ले रहे हैं मॉड ऑफ क्यू, तो हमें पता चल जाएगी कि एनर्जी कितनी है, और फिर माइनस साइन के साथ लगा देंगे तो क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी, ठीक है। मतलब एनर्जी हमें सप्लाई कितनी करनी पड़ रही है वो यहाँ से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर इसका मास मान लेते हैं, जो एक्स है इसका मास मान लेते हैं स्मॉल एम है, ठीक है, और इसका मास मान लेते हैं कैपिटल एम है, ठीक है। हम बिफोर कोलिजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। बिफोर कोलिजन चैनल है ये हमारा, ये होगा बिफोर कोलिजन, और ये हो रहा है आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन नहीं, हम बिफोर कोलिजन की बात करते हैं। बिफोर कोलिजन मतलब एनर्जी देनी पड़ रही, तो मतलब कोलिजन के पहले ही एनर्जी देनी पड़ेगी तभी तो वो कोलाइड करेंगे, एनर्जी मतलब रिएक्शन होगी। जब रिएक्शन ही नहीं होगी तो आफ्टर कोलिजन हमारे पास कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। मतलब कोलिजन कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ रही है। तो हम अगर जो हमारा इनिशियल चैनल है अगर उसमें हम देख लें कि एनर्जी कितनी देनी पड़ रही है, तो हमें सिर्फ यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इनिशियल चैनल में हमारे पास जो पार्टिकल हैं उनका मास क्या है, रेस्ट मास एनर्जी क्या है। तो यहाँ पर हम न्यूक्लियर के केस में दो तरह से न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल होती है, ठीक है। यहाँ पर दो केसेस होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने के। पहला होता है सेंटर ऑफ मास केस, CM सिस्टम में रिएक्शन होती है, और दूसरा होता है लैब सिस्टम, ठीक है। अब CM सिस्टम और लैब सिस्टम क्या है। CM सिस्टम मतलब सेंटर ऑफ मास सिस्टम, सेंटर ऑफ मास सिस्टम मतलब सेंटर ऑफ मास के अलोंग जो है अबाउट जो है, अगर उसकी रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम उसको बोलते हैं। लेबोरेटरी सिस्टम मतलब लैब में रिएक्शन करा रहे हैं। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे पास पार्टिकल यहाँ पर स्मॉल पार्टिकल x है, ठीक है, और इसका मास दे रखा है m है। अब ये मूव करेगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये होता है सेंटर ऑफ मास सिस्टम में कि दोनों पार्टिकल जो है मूव कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी रेस्ट पे नहीं है। कैपिटल मास की बात करें, जो कैपिटल मास m है, ठीक है, कैपिटल x है, और उसका मास दे रखा है कैपिटल m है, यहाँ पर कंसिडर करते हैं। और ये दोनों एक दूसरे की तरफ डायरेक्टेड हैं, इस तरह से मूव कर रहे हैं v वेलोसिटी से। इसकी वेलोसिटी स्मॉल v है, इसकी वेलोसिटी कैपिटल v है। इस तरह से दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे और कोलाइड करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो इनकी जो वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी यहाँ से क्या आ जाएगी, स्मॉल v इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास स्मॉल p डिवाइड बाई m के, ठीक है। मोमेंटम उसका जो होगा उसके डिवाइड बाई m के इक्वल आ जाएगा। और इसकी देखें तो ये कैपिटल v जो होगी वो इक्वल हो जाएगी मोमेंटम डिवाइड बाई कैपिटल m के, ठीक है। ये हमारा सेंटर ऑफ मास चैनल हो गया। इस चैनल में हम देख सकते हैं किस तरह से रिएक्शन हो रही है। अब अगर लैब सिस्टम की बात करते हैं तो लैब सिस्टम हम मानते हैं कि जो हमारा स्मॉल पार्टिकल m है, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल x है जिसका मास स्मॉल m है, ये जो है ये सिर्फ यही मूव कर रहा है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी जो थी सेंटर ऑफ मास में कैपिटल m की, वो वेलोसिटी इसमें ऐड करके ये मूव कर रहा है। मतलब इसकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, v प्लस कैपिटल v होगी। और अब यहाँ पर मान लेते हैं लैब सिस्टम में कि जो बड़ा वाला पार्टिकल है हमारा कैपिटल x जो है जिसका मास कैपिटल m है, वो क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट पे है। इस तरह से इसको मान लेते हैं क्या है, रेस्ट पे है, ये मूव नहीं कर रहा है। तो जो मोमेंटम है अब किसके पास है, मोमेंटम पूरा का पूरा है स्मॉल x पार्टिकल के पास। मतलब प्रोजेक्टाइल अब यहाँ पर ये है और ये रेस्ट पे हो गया, ठीक है। तो लैब सिस्टम और सेंटर ऑफ मास सिस्टम अब दोनों में यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस तरह से मोमेंटम जो है हो रहा है दोनों सिस्टम में, ठीक है। लैब सिस्टम और
इस सिस्टम में, सेंटर ऑफ मास सिस्टम में। अब सेंटर ऑफ मास सिस्टम की अगर बात करें तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास सिस्टम, ठीक है। सेंटर ऑफ मास सिस्टम में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो आ जाएगी हमारे पास ECM, CM मतलब सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और ये इक्वल होगा हमारा p² डिवाइड बाई 2m, ठीक है, प्लस हो जाएगा p² डिवाइड बाई 2 और कैपिटल M के, स्मॉल m और कैपिटल M दो पार्टिकल है हमारे पास, तो इस तरह से हमारे पास दो एनर्जी आ गई। या इसको हम लिख सकते हैं हाफ p² दोनों में कॉमन है तो p² बाहर आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिवाइड बाई हो जाएगा m इंटू एम के, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं हमारे पास एनर्जी आ गई है, टोटल एनर्जी आ गई है सेंटर ऑफ मास सिस्टम में, जो रिएक्शन हो रही है उसकी कितनी है। अब इसी तरह से बात करेंगे हम सेकेंड यहाँ पर जो केस है हमारा लैब सिस्टम में, ठीक है। लैब सिस्टम की अगर बात करें तो टोटल वेलोसिटी किसके पास है, टोटल वेलोसिटी जो है वो किसके पास है, स्मॉल पार्टिकल x के पास है और ये हमारा रेस्ट पे है। तो इसलिए जो मोमेंटम यहाँ पर आएगा अगर लैब की बात करें तो मोमेंटम p जो होगा लैब सिस्टम में, लैब लिख सकते हैं इसको, ये हमारा आ जाएगा m इंटू वी प्लस वी के, स्मॉल वी के, कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी के। और यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं एम वी, ठीक है, m स्मॉल v इंटू हो जाएगा 1 प्लस कैपिटल M डिवाइड बाई स्मॉल m के, सॉरी स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M के होगा यहाँ पर, ठीक है, स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M के, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या है हमारा mv, क्या है हमारा जो लैब सिस्टम में हमारा मोमेंटम था p और इंटू हो जाएगा 1 प्लस m बाई m के, या इसको हम लिख सकते हैं p और इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा m प्लस m डिवाइड बाई हो जाएगा कैपिटल M के, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं हमारा p लैब सिस्टम और p जो सेंटर ऑफ मास सिस्टम है, मोमेंटम दोनों लीनियर मोमेंटम है, उनमें किस तरह से रिलेशन हमें मिल रहा है, यहाँ पर एक रिलेशन मिल रहा है, ठीक है, और साथ साथ उनके मास में भी रिलेशन हमें मिल रहा है। तो अगर इसकी एनर्जी की अब बात करें, नाउ एनर्जी इन लैब सिस्टम, एनर्जी इन लैब सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ई लैब जो होगा, ठीक है, वहाँ पर ECM था और यहाँ पर क्या हो जाएगा ई लैब जो होगा ये इक्वल हो जाएगा पी लैब जो होगा उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2m के, ठीक है, और 2m कौन सा है, स्मॉल m, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो मोमेंटम है जो मूव कर रहा है वेलोसिटी किसके पास है, स्मॉल m पार्टिकल के पास है, स्मॉल x पार्टिकल के पास हम बोल सकते हैं, ठीक है। और ये इक्वल हो जाएगा पी लैब की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो आ जाएगा p², ठीक है, यहाँ से वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं तो p² डिवाइड बाई हो जाएगा 2m, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M का होल स्क्वायर, ठीक है। या इसको देखें तो इसको हम अगर रिलेट करें टोटल एनर्जी ऑफ CM के साथ, जो ECM था इसके साथ अगर देखें तो हम लिख सकते हैं इसको, एक हम इक्वेशन दे सकते हैं, लेट्स से इक्वेशन A था ये हमारा और ये इक्वेशन हमारा B है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास फाइनली लिख सकते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, कैपिटल A एंड कैपिटल B, तो हम देख सकते हैं कि दोनों जो एनर्जी है ई लैब सिस्टम और ECM सिस्टम दोनों में रिलेशन हमारे पास यहाँ पर मिल जाएगा। ये हो जाएगा ई लैब इक्वल आ जाएगा हमारा कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M इंटू हो जाएगा E ऑफ CM के, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन मिल गया है कि जो एनर्जी चाहिए होगी रिएक्शन कराने के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ठीक है, ये हमें मिल गई है थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको हम बोलेंगे ये क्या है, ये हमारी आ गई है, यहाँ से हम लिख सकते हैं सो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होगी, होल्ड एनर्जी विल बी कितना होगी, ये होगी हमारी कैपिटल E इक्वल्स टू आ जाएगा जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, कैपिटल E इक्वल्स टू हो जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिवाइड बाई कैपिटल M, ठीक है, और साथ साथ आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ Q, ठीक है।
तो ये Q इक्वल्स टू हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, डिवाइड बाई इसके हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी हमें मिल चुकी है, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो हमें मिल गई है। कितनी हो गई है? ये होगी लैब फ्रेम सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लैब फ्रेम सिस्टम में हमें इतना एनर्जी चाहिए होगी इक्वेशन को इनिशिएट कराने के लिए। तो इस तरह से हमने देखा इस वीडियो में कि किस तरह से न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं, और न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है उसमें किस तरह से एनर्जी कंजर्व होती है, और रिएक्शन कराने के लिए हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी की जो ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वो क्या होती है, और कितना जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराना पड़ेगा रिएक्शन को इनिशिएट कराने के लिए। तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पर देखी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।